बच्चे एंट्रोपी के बारे में हमने पढ़ना था, तो हमने क्या बोला था कि एंट्रोपी को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एंट्रोपी का जो सस्पेंस बना हुआ था कि एंट्रोपी क्या होती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, वो सारा हमारा आज का टॉपिक रहेगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस बाय टुडे, दैट इज अबाउट एंट्रोपी। ठीक है। तो एंट्रोपी से पहले बच्चे दो तरह की रिएक्शंस हमारे पास होती हैं, एक होती है स्पॉन्टेनियस और दूसरी होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कुछ रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अदर वन को हम मेंशन करते हैं कि दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होता क्या है, ये चीज हम देखते हैं। देखो बेटा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन दैट अकर नेचुरली, जो खुद ब खुद होती है ना, वो रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है कि जो जनरली, जिसके लिए आपको कोई फोर्स लगानी पड़े, यू हैव टू गिव सम फोर्स टू द रिएक्शन। अब हम बात करेंगे कि नेचुरली कैसे। मान लो कि बारिश, ये हमारे पास कोई स्टेयर्स है, तो बच्चे स्टेयर्स पे पानी गिराते हैं तो पानी खुद ब खुद नीचे आ जाता है। तो ये रिएक्शन क्या हुई, स्पॉन्टेनियस, यानी वाटर कमिंग डाउन द हिल्स, कि पानी का पहाड़ी से नीचे आना, वो क्या है, एक तरह की स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें फोर्स को हम क्या करते हैं, जनरली हमें कोई फोर्स देनी पड़ती है। मान लो ये आपका घर था, ठीक है, ये हमारा घर है, ऐसे ही बनाते ना हम घर अपने, बचपन में बनाते होते थे। तो अब ये हमारे पास टैंक है, तो इस टैंक में आपको पानी चढ़ाना है। अगर हमें टैंक में पानी चढ़ाना है, मतलब ऊपर की तरफ, तो आपको कोई ना कोई मोटर की जरूरत पड़ेगी, यानी आप कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करोगे, तभी वो रिएक्शन पॉसिबल है। तो जब हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो उस तरह की रिएक्शंस को बच्चे क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है, जो कि फटाफट से हो जाती है, रेंडमली हो जाती है, नेचुरली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स जो नेचुरली नहीं होती, उसके लिए आपको किसी फोर्स की जरूरत है। क्लियर हुआ ये सबको? यस, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस क्लियर है? ओके ग्रेट, ठीक है। अब बेटा हम पढ़ेंगे एंट्रोपी के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एंट्रोपी, कि एंट्रोपी क्या होती है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 1 मिनट प्लीज। यस, लेट्स स्टार्ट विद द एंट्रोपी बेटा। किसी भी बच्चे को बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है टाइमिंग रिलेटेड, या और भी किसी को कोई दिक्कत हो तो वो शेयर कर सकता है। यस, लेट्स कम टू एंट्रोपी देन। एंट्रोपी का जो सस्पेंस बना हुआ था, क्या होती है एंट्रोपी, कैसे हम इसको करते हैं, वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एंट्रोपी क्या होता है बच्चे, एंट्रोपी का मतलब है रेंडमनेस, यानी कि रेंडमनेस क्या होता है बच्चे। देखो, हमने पढ़ा था गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो हमेशा मोशन में होते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली इन मोशन, कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में होते हैं, यानी कि
वो मूव करते रहते हैं, कभी वो अपने आप में टकराते हैं, कभी वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ टकराते हैं। सो दैट वुड बी रियली मतलब कि रैंडमली वो मूव करते ही रहते हैं। तो जो उनकी मूवमेंट होती है वो कितनी रैंडम है, कितनी रैंडमली वो मूव कर सकते हैं, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एंट्रोपी। जैसे कि मान लो मेरे पास 5 स्टूडेंट थे बेटा, मैंने पहले रोल नंबर वाइज बिठा दिया उनको, फिर हमने क्या करा उनको, मैंने कहा रैंडमली जैसे मर्जी बैठ जाओ। तो अब 5 बच्चों की रैंडम अरेंजमेंट कितनी वो रैंडमली बैठ सकते हैं, 5 4 3 2 1 बैठ सकते हैं, 3 4 2 1 5 बैठ सकते हैं, बहुत सारी अरेंजमेंट बनती हैं। ये आप लोग मैथ्स में करते होगे, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के 5 फैक्टोरियल तक इतनी अरेंजमेंट उसकी बन सकती है, मतलब इतनी उसमें रैंडमनेस आ सकती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम क्या डिफाइन करते हैं, रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। सो ये कॉन्सेप्ट हमें किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, एक जर्मन फिजिस्ट थे जिसका नाम था रुडोल्फ क्लोसस। जर्मन फिजिस्ट एक रुडोल्फ क्लोसस नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ईयर 1850 के उसमें इसको हमें दिया था कि एंट्रोपी होती क्या है। ठीक है, सो एंट्रोपी इज जनरली अ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। कि कोई भी अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है, कोई भी एक गैसियस मॉलिक्यूल है, उसके जो एटम्स हैं वो कितनी रैंडमली अरेंज हो सकते हैं, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी को बच्चे हम एस वैल्यू से डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड बाय एस वैल्यू। तो जो एंट्रोपी चेंज होता है हमारे पास, एंट्रोपी चेंज को हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या आता है, क्यू रिवर्सिबल बाय आइसोथर्मल डिवाइडेड बाय टी, यानी कि क्यू डिवाइडेड बाय टी। So entropy change is process defined as the amount of heat emitted or absorbed. कितनी अमाउंट जो है हीट की बच्चे वो एमिट या एब्जॉर्ब होगी आइसोथर्मली और रिवर्सिबली, उसको जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डिवाइड करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से जब हम उसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास एंट्रोपी फॉर्मूला क्या रहता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी वाला। तो डेल्टा एस क्या आ जाता है हमारे पास, क्यू बाई टी। ठीक है, यस। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, मैं चैट देखती रहती हूँ, और जो बच्चे मेरे पास पहले पढ़ते थे उन्हें तो पता ही है। बाकी अगर बेटा आप न्यू भी हो, आपको कोई चीज में प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन आस्क। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एंट्रोपी चेंज। अब हम बच्चे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी की। एंट्रोपी की हम कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही लिखी गई है कि इट इज अ थर्मोडायनामिक फंक्शन। थर्मोडायनामिक फंक्शन बेटा कौन सा होता है, कोई भी ऐसा फंक्शन जो हीट से रिलेटेड हो। हीट से रिलेटेड हो तो अब हमें पता है कि एंट्रोपी जो है वो हीट डिपेंडेंट है, डेल्टा एच भी हमारा हीट से रिलेटेड है, तो दोनों ही हीट डिपेंडेंट है। तो ये क्या हो गए हमारे पास, एंट्रोपी क्या हो गई, थर्मोडायनामिक फंक्शन हो गई। एंट्रोपी क्या है हमारे पास, थर्मोडायनामिक फंक्शन है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि इट इज अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी क्या है हमारे पास, एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का क्या मतलब है बच्चे, कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, कि दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट। यानी कि जैसे मान लो कि ये एक ऑफिस था, 2 पर्सन थे, एक ए और एक बी। अब ए को ऑफिस तक पहुंचना है और बी को भी ऑफिस तक पहुंचना है। ऑफिस वालों ने क्या कहा कि हम ऑफिस पहुंचने के 100 रुपए देंगे, यानी वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। अब कोई 10 किलोमीटर से आ रहा है उसको भी 100 रुपए मिल रहे हैं, कोई 50 किलोमीटर से आ रहा है उसको भी 100 रुपए मिल रहे हैं। मतलब ये स्टेट फंक्शन है, वो नहीं रिप्रेजेंट कर रहे कि आप कौन से पाथ से आ रहे हो। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है एंट्रोपी की, वो भी बच्चे क्या है, स्टेट फंक्शन है, कि उसको पाथ से कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डन हो जाती है बात। सो इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये क्या है हमारे पास, स्टेट फंक्शन है। नेक्स्ट है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। तो हम एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे एस से। एक और चीज है, मैंने एक बार ये पूछा था बच्चों से कि ये मैंने लिखा डेल्टा एच एफ और ये लिखा बेटा डेल्टा नॉट एच एफ, तो क्या ये दोनों सेम थिंग्स हैं, इज दीज बोथ आर सेम थिंग्स?
इनिशियल और फाइनल। ओके, इनिशियल और फाइनल कह सकते हैं? नहीं, इनिशियल और फाइनल नहीं कहेंगे। आपका नाम क्या रहेगा बेटा? अमेजिंग एनिमेशन। यस, स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही है आदर्श, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। पवन, हाँ पवन था। ठीक है ना, तो बच्चे इनिशियल और फाइनल नहीं, ये हमारे पास क्या रहेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो जनरली इसका नोट का क्या मतलब होता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ऐसे ही बच्चे, अगर हमारे पास एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से, तो एस नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास? उसकी वो स्टैंडर्ड स्टेट में उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस नॉट से। एसआई यूनिट जो है वो क्या होगी? जॉउल पर केल्विन मोल। और सीजीएस यूनिट क्या होगी? कैलोरी पर केल्विन मोल, कैलोरी पर केल्विन मोल। अब एक और चीज लिखी गई है बेटा कि एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ हमने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के बारे में पढ़ा था, याद है किसी को? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी थी? यस, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? कौन बताएगा मुझे? यस बेटा, एक्सटेंसिव होती है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैसे थी हमारे पास? लेट मी राइट हियर। हम कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में याद नहीं रहता। तो बच्चे एक्सटेंसिव मींस यू, इन इंटेंसिव ही देख लो पहले। इन, इन मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, साइज, इन सबसे वो इंडिपेंडेंट है, उस पे साइज का कोई इफेक्ट नहीं होता। और एक्सटेंसिव मींस एक्स्ट्रा चाहिए उसको, मतलब वो साइज डिपेंडेंट है। तो अब क्या बोला गया कि एंट्रोपी जो है ना वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कि दैट इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एटम। तो बच्चे सेम सी बात है कि अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट ने खुद को रैंडमली अरेंज कर लिया। अब अगर मेरे पास ऑर्डर क्या आता है कि रैंडमली अरेंज किया उन्होंने, मेरे पास ऑर्डर आया कि उनको रोल नंबर वाइज बिठाना है, उनको हमें क्या करना है? रोल नंबर वाइज अरेंज करना है। तो अब बच्चे हम क्या करेंगे? अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट रैंडमली बैठ भी गए थे तो 2-3 मिनट में ही मैं उनको सॉर्ट आउट करके रोल नंबर वाइज बिठा दूंगी। लेकिन अगर बच्चे मेरे पास 50 स्टूडेंट हैं और 50 स्टूडेंट रैंडमली अरेंज होके बैठ जाते हैं, तो उनको अरेंज करने में तो मेरे को कितने ही 20-25 मिनट तो अरेंज करने में ही लग जाएंगे ना। तो मतलब कि जो एंट्रोपी है वो कहीं ना कहीं साइज को डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड कर रही है। वो क्या कर रही है कि कितने हमारे पास जो है एक्स्ट्रा में पड़े हैं कंपाउंड्स, उनको क्या कर रहे हैं वो कि रैंडमली, अगर आपके पास ज्यादा बड़ा साइज है, मान लो एक बॉक्स छोटा सा है और एक मेरे पास इतना बड़ा बॉक्स है, तो ऑब्वियस है ना बेटा, इसमें रैंडमनेस थोड़ी ही होगी, मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस ही कम है, तो वो ज्यादा रैंडमनेस शो नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो स्पेस बढ़ गई है तो अब उनकी रैंडमनेस भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स द थिंग। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई कि कैसे वो एक्सटेंसिव है? यस, क्लियर। बताओ बेटा, ये बात क्लियर हुई? यस, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। नेक्स्ट है बच्चे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का अब हम फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या बोला गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना, एंट्रोपी भी इंक्रीज करती है। अब हम इसको कैसे लेंगे बेटा? सबसे पहले हम बहुत लो टेम्परेचर ले लिया हमने। लेट सपोज आपने 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया, वहां पे वो आइस बन रही थी, ठीक है ना, आइस बन रही है। आइस में क्या होता है? आइस क्या होती है? सॉलिड होती है। आइस होती है सॉलिड, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी स्ट्रांग होती है, तो वहां पे रैंडमनेस काफी लो रहती है। रैंडमनेस क्या होती है बच्चे? काफी लो होती है। फिर आइस से वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दोगे, मान लो मैंने 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड बन गया।
अब लिक्विड बना है तो इसका क्या मतलब है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, यानी कुछ रैंडमनेस उनमें आएगी। अब आपने उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट कर लिया, इट इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर। अब ये वेपर की फॉर्म ले ली, वेपर में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स और दूर दूर अरेंज हो जाएंगे, यानी रैंडमनेस उनमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वही चीज है बेटा कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो क्योंकि हमारे फेस चेंज होंगे, बहुत कम टेम्परेचर पे आइस होती है, फिर अगर टेम्परेचर हाई करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो रैंडमनेस जनरली उनकी इंक्रीज होगी। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रैंडमनेस हमारी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई कि किस तरह से टेम्परेचर के साथ साथ रैंडमनेस हमारी इंक्रीज करेगी। ड्राई आइस में भी रैंडमनेस बच्चे इंक्रीज ही होगी। अगर हम ड्राई आइस लेते हैं तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो सीधा वो तो और ज्यादा इंक्रीज रहेगी एंट्रोपी उसमें। ठीक है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि फॉर्म अगर बदल रही है तो क्या रहता है कि अगर फॉर्म बदल जाती है बच्चे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर में सबसे ज्यादा होती है, सॉलिड में सबसे कम होती है, तो ये आप स्टेट वाइज भी देख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? यस, ये सबको क्लियर है। यस, ग्रेट। और वॉल्यूम वाला तो बच्चे हमने डिस्कस करा ही कि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट टी पे, अगर वॉल्यूम हमारा बढ़ता है तो बट ऑब्वियस है स्पेस मिल जाती है मॉलिक्यूल्स को, तो हमारी एंट्रोपी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। वॉल्यूम के इंक्रीज करने से हमारी एंट्रोपी भी क्या करेगी, इंक्रीज ही करेगी। अब नेक्स्ट आता है फेस चेंज। फेस चेंज में भी हमने पढ़ा कि गैस में सबसे ज्यादा ये चीज हमारे पास रहती है कि फॉर फेस चेंज गैसेस में सबसे ज्यादा होगी, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। ठीक है, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यस आदर्श, यस बेटा। इफ मैम एंट्रोपी इंक्रीजेस सो एंट्रोपी इज इन पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बच्चे डिपेंड करता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंट्रोपी तो जनरली इंक्रीज करती है तो वो पॉजिटिव ही होती है, बट कई बारी रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, टोटल वैल्यू पे सिस्टम और सराउंडिंग की, वो मैं आगे बताती हूँ, आगे एक दो एग्जांपल से आपको बताऊंगी। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक बेटा? यस, ग्रेट। जस्ट अ मिनट, चलो लेट्स स्टार्ट विद द एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। अब हम आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी की वो देखते हैं कि क्या रहेगा एंट्रोपी का। सी, अब एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस हम कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से इक्वेशन ली है। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कैसे आई, हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, यही था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नाउ वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पीडीवी होता है, तो डी यू क्या हो जाएगा, डी क्यू माइनस पीडीवी। तो डी यू प्लस पीडीवी हमारे पास क्या आ गया, डी क्यू के इक्वल आ गया। तो यही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। अब हमें पता है कि एंट्रोपी चेंज अभी अभी हमने पढ़ा डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी होता है, तो हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, इस रिएक्शन को टी से डिवाइड कर दो, पूरी रिएक्शन को किससे कर दो डिवाइड, टी से। डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू डी यू बाई टी प्लस पी डीवी बाई टी। अब डी यू की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, फॉर आइडियल गैस डी यू इज इक्वल टू एन सीवी डी टी। डी यू की वैल्यू हमने क्या लिख दी, एन सीवी डी टी फ्रॉम मोलर हीट कैपेसिटी। ये मोलर हीट कैपेसिटी से आप डीवी की वैल्यू ले लोगे एन सीवी डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी तो हो गया डीएस, इसकी जगह क्या लिख दिया, एन सीवी डी टी बाई टी। अब देखो बच्चा P को क्या लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, P को एनआरटी बाई वी लिख सकते हैं, वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, एनआरटी बाई वी डीवी बाई टी, टी से टी कैंसल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा,
एन सी वी डी टी बाई टी था प्लस एन आर डी वी बाई वी। डी टी बाई टी और डी वी बाई वी की हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब लिमिट्स ले लो T1 टू T2, यहाँ पे V1 टू V2। तो बच्चे जब भी हम dt बाई टी की इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो डैट वुड बी इक्वल टू लॉग नेचुरल T2 बाई T1। तो वो किसके इक्वल आता है, लॉग नेचुरल T2 बाई T1 के। सिमिलरली वी dv बाई वी क्या आ जाएगा, लॉग नेचुरल V2 बाई V1। तो ये हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस वुड बी द वैल्यू फॉर डेल्टा एस। एक बार हम इसको दोबारा से करते हैं, लेट्स डू इट वंस अगेन। देखो बच्चे, आपको एंट्रोपी चेंज निकालना था आइडियल गैस के लिए। तो डीक्यू की वैल्यू है हमारे पास du प्लस पी डीवी, ये इन्होंने बोला फर्स्ट लॉ से ली। तो अब ये भी हम निकाल लेते हैं कि कैसे ली। हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस पी डीवी। यानी डी क्यू इज इक्वल टू प्लस पी डीवी हो जाएगा, माइनस पी डीवी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, माइनस पी डीवी। ठीक है, तो डी यू प्लस पी डीवी इज इक्वल टू डी क्यू हो गया। ये इक्वेशन इन्होंने ली है। अब हमें पता है कि एंट्रोपी क्या होती है, डी क्यू बाई टी होती है। तो हम क्या करेंगे, डी क्यू बाई टी डी यू बाई टी प्लस पी डीवी बाई टी। बस एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि डी यू की वैल्यू आपको मोलर हीट कैपेसिटी की फॉर्म में फिल करनी है। यानी डी यू की वैल्यू हमें क्या पुट करनी थी, एन सी वी डी टी बाई टी। और P की वैल्यू होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। P की वैल्यू क्या हो गई, एनआरटी बाई वी। T था तो T तो कैंसिल हो जाएगा, एनआर बाई वी डीवी रख दिया। तो एनसीवी कांस्टेंट dt बाई टी प्लस एनआर कांस्टेंट डीवी बाई वी। dt बाई टी और dv बाई वी की वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगी, लॉग नेचुरल T2 बाई T1 और लॉग नेचुरल V2 बाई V1। सो दिस इज द वैल्यू फॉर डेल्टा एस। ये हमारी डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, सीवी बच्चे क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे सीवी मतलब है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, तो वो चीज को मेंशन किया हमने। यस, क्लियर हुआ आप सबको? यस, इज इट क्लियर? डीटी चेंज इन टेम्परेचर, बेटा डीटी तो चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है ना। यस, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट देन। एक चीज और थी बच्चे, हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था। बॉयल्स लॉ क्या है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। यस, तो V2 बाई V1 है जहां पे बच्चे, वहां पे आप P1 बाई P2 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, यू कैन जस्ट राइट इट एज P1 बाई P2 को हम क्या लिख सकते हैं, V2 बाई V1। तो हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन सी वी लॉग नेचुरल T2 बाई T1 प्लस एन आर लॉग नेचुरल, जहां पे V2 बाई V1 है तो वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 बाई P2। ठीक है, तो ये भी एक लिख सकते हैं कि अगर आपके पास वॉल्यूम की जगह प्रेशर दे रखा हो तो आपको क्या करना है, V2 बाई V1 की जगह आप क्या लिख दोगे, P1 बाई P2। गुड मॉर्निंग नावेद। नावेद लेट हो गए क्या? यस, व्हाई सो लेट? लेट कैसे हो गए आज नावेद? फीवर हो रहा है? अरे अरे अरे, क्यों भाई?
बाहर घूमते रहते हो, दिल्ली की सर्दी बढ़ गई है मेरे को लग रहा है। अब बच्चे फिर ऐसे ही बाहर घूमते हैं ना, तो फिर सर्दी में फीवर हो जाता है ना? ऐसा हो रहा है क्या? दिल्ली के क्या हाल है मौसम के? सर्दी बढ़ रही है या नहीं? यस और नो? यस। चलो ठीक है। अब बच्चे हम बात करेंगे एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या रहता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सी। पियर पर मैं बाहर नहीं घूमता। अरे दैट्स ग्रेट, धूप निकल रही है एकदम। अरे वाह, सही है। अभी वैसे इतना कंपैरेटिवली देखा जाए तो दूसरे उनके कंपैरेटिवली थोड़ा सा मौसम में फर्क है ना? थोड़ा अभी ज्यादा ठंड नहीं हुई। चलो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। साथ साथ बातें करते रहेंगे, साथ साथ पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना? तो अब हम बात करेंगे बच्चे एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब हमें पता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्या होता है हमारा? जीरो होता है। चेंज इन टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यानी तो इस केस में बच्चे हमने पढ़ा था कि इस केस में इंटरनल एनर्जी भी जीरो होती है। इस केस में हमारी इंटरनल एनर्जी जो है वो भी जीरो होती है। तो डेल्टा एस वैल्यू हमें पता है कि इट इज क्यू बाई टी। और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ें तो डेल्टा यू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू बच्चे जीरो है, तो इसका मतलब क्यू प्लस डब्ल्यू भी क्या है हमारे पास? जीरो है। तो क्यू प्लस डब्ल्यू अगर जीरो है तो क्यू की वैल्यू हम किसके इक्वल ले सकते हैं? माइनस डब्ल्यू के। ठीक है ना? क्यू कैन बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। और माइनस डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? एनआरटी लॉग नेचुरल वी टू बाई वी वन। ठीक है। तो डेल्टा एस क्या होता है? क्यू बाई टी। ये क्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल है, मीन्स एनआरटी लॉग नेचुरल वी टू बाई वी वन के इक्वल है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? एनआरटी लॉग नेचुरल वी टू बाई वी वन डिवाइडेड बाई टी। तो टी से टी कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया हमारे पास? एनआर लॉग नेचुरल वी टू बाई वी वन। सो दिस वुड बी द वैल्यू फॉर डेल्टा एस। ठीक है, क्लियर? यस, ये सबको क्लियर हुआ या मैं रिपीट करूं? मैम हैज प्रोसेस ऑफ लाइफ एंट्रोपी डिफरेंट होगी। आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन पवन। हाँ, रिपीट कर देते हैं बच्चे, इसको हम रिपीट करते हैं। देखो, इसमें क्या रहेगा हमारे पास? देखो, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होता है बच्चे? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में हमारी जो इंटरनल एनर्जी है ना वो जनरली जीरो होती है इस केस में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या कहता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर डेल्टा यू जीरो है मीन्स क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो है। तो क्यू किसके इक्वल आ जाता है बच्चे? माइनस डब्ल्यू के। क्यू वुड बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब हमारे पास डब्ल्यू का क्या है? क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है। तो ये हमारे पास हमें पता है माइनस डब्ल्यू की वैल्यू हम पढ़ के आए थे, माइनस एनआरटी लॉग नेचुरल वी टू बाई वी वन होती है। सो यही क्यू के इक्वल आ गई एनआरटी लॉग नेचुरल वी टू बाई वी वन की वैल्यू। अब डेल्टा एस क्या होता है? क्यू बाई टी। तो क्यू की वैल्यू क्या है? एनआरटी लॉग नेचुरल वी टू बाई वी वन डिवाइडेड बाई टी। टी से टी कैंसल, वैल्यू क्या आ गई बच्चे? एनआर लॉग नेचुरल वी टू बाई वी वन। सो दिस वन। ठीक है। डिफरेंट हाँ बच्चे, बिल्कुल। डिफरेंट प्रोसेसेस में ट्रॉपी डिफरेंट ही होगी। ठीक है, ये अब क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क। यस आदर्श बेटा, अब क्लियर हुआ?
ओके, ग्रेट। चलो, और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हर्ष, राज, गौतम, शशांक, भूपेंद्र, ये बात समझ आई बेटा? यस, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चे एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। एडियाबैटिक क्या होती है? जब कोई हीट चेंज ना हो, यानी जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो हो बेटा। हीट एक्सचेंज जीरो हो मतलब कि क्यू वैल्यू जीरो हो जाए। अब आपको पता है कि डेल्टा एस क्या है, क्यू बाई टी है। तो क्यू वैल्यू ही जीरो हो गई, तो बच्चे डेल्टा एस वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी? जीरो ही हो जाएगी। डेल्टा एस वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी? उस केस में जीरो ही हो जाएगी। सो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट एक्सचेंज विल बी जीरो, therefore reversible adiabatic expansion is taking place at a constant entropy। तो जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है वो कांस्टेंट एंट्रोपी पे ही चल रही होगी, यानी क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी जीरो हो जाएगी, तो डेल्टा एस जीरो हो जाएगा। जब बच्चे डेल्टा एस जीरो होता है ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इज एंट्रोपिक। दैट प्रोसेस इज कंसीडर्ड एज इज एंट्रोपिक इन नेचर। सो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट एक्सचेंज अगर जीरो है बेटा, तो हमारा डेल्टा एस वैल्यू भी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। बट ये सिर्फ इरिवर्सिबल के लिए है। रिवर्सिबल के केस में डेल्टा एस वैल्यू जीरो नहीं होती। क्यों? रिवर्सिबल कौन सी प्रोसेस होती है? रिवर्सिबल में क्या रहेगा? रिवर्सिबल कब होगी? जब ये कुछ दे रहा है, ये कोई हीट देगा और ये दूसरी एक्सटेंड में कोई और हीट देगा। मतलब अगर प्रोसेस सॉरी इरिवर्सिबल में जीरो नहीं होती, रिवर्सिबल में जीरो हो जाती है हमारी। रिवर्सिबल में जीरो होती है ये बात से कि दोनों के बीच में जो हीट एक्सचेंज था वो हो ही नहीं रहा। अब ए और बी के बीच में हीट एक्सचेंज जीरो हो गया, तो इरिवर्सिबल के केस में डेल्टा एस क्या हुई? हमारी जीरो हो गई। बट रिवर्सिबल के केस में दोबारा बताते हैं इसको, कहाँ इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में कंफ्यूज कर लिया। देखो बेटा, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जो रिएक्शन जो है रिवर्स हो सकती है, यानी ए से बी और बी से ए वापस आ सकती है, उस केस में क्या है? डेल्टा जीरो हो जाती है। क्यों? एडियाबैटिक का क्या मतलब है? अब हीट एक्सचेंज होनी ही नहीं है। मतलब ए से बी में तो हीट चली गई, बट बी से ए में हीट आ ही नहीं रही है, हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रही है। तो फिर अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही तो बेटा डेल्टा एस तो जीरो हो जाएगा ना। डेल्टा एस क्या हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा। और जब डेल्टा एस जीरो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इज एंट्रोपिक सिस्टम है। ये किस तरह का है हमारे पास? इज एंट्रोपिक वाला। ठीक है ना? ये बात क्लियर हुई? अब हम बात करेंगे बच्चे कोई इरिवर्सिबल की। इरिवर्सिबल का क्या मतलब होता है? कि ए टू बी हो गया पर बी टू ए नहीं होना। तो उस केस में एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो है वो नॉट इज एंट्रोपिक होती है। मतलब इस केस में डेल्टा एस जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होगा बेटा? देखो, एडियाबैटिक का क्या मतलब है? कि हीट एक्सचेंज नहीं होनी। ठीक है ना? कि कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, तो डेल्टा एस वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। बट इन इरिवर्सिबल में क्या होगा? आपने कुछ हीट दी तभी तो रिएक्शन हुई। मान लो आपने 30 किलो जॉल की हीट दे दी तभी तो रिएक्शन हुई है ना। सो मीन्स हीट की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। हीट की वैल्यू होगी तो बच्चे डेल्टा एस विल नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस केस में अब क्या हो जाएगा? कि डेल्टा एस कैन बी जीरो इन केस ऑफ रिवर्सिबल वन, बट एल डेल्टा एस नॉट इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ इरिवर्सिबल। क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ हीट दोगे, तभी रिएक्शन जो है हमारी प्रोसीड होगी। ठीक है? अब बात समझ आई? यस, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फटाफट से बता दो बच्चे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क। नो, क्लियर है। चल ठीक है, दैट्स रियली ग्रेट।
अब हम बच्चा आगे करते हैं एक और टॉपिक छोटा सा, बहुत इजी टॉपिक है। अब हम बात करेंगे आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस की। बेटा बैरिक क्या होता है? जिसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहे, जिसमें क्या हो, हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो। और आइसोकोरिक क्या होता है बच्चे? जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, जिसमें हमारा क्या हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो हम यही रिएक्शन को कोरिक और आइसोबैरिक में देखते हैं। देखो बेटा, जब आपका प्रेशर भी कांस्टेंट होगा ना, तो प्रेशर, ये वाली हम स्टेटमेंट नहीं लेंगे, तो हम पीडीवी वाली स्टेटमेंट नहीं रखेंगे। और अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बट ऑब्वियस है कि डीवी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा ना। तो डीवी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या है, हमारा जीरो है। तो अब हमारे पास सिर्फ डी बाई टी वाली टर्म रहेगी। अगर बच्चे प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आप इसको क्या लिखोगे, एनसीपी। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट वाला लिख दोगे T2/T1। और अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भी इतनी टर्म आ जाएगी, सिर्फ एनसीवी लॉग नेचुरल T2/T1। यानी कि आपको सिंपल एक इतनी टर्म लिखनी थी। अगर हमारे पास बच्चे आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम एनसीपी लॉग नेचुरल T2/T1 का वैल्यू यूज करते हैं। और अगर हमारे पास आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हम सीवी लॉग नेचुरल T2/T1 वाली वैल्यू को यूज करते हैं। यस आदर्श, वॉल्यूम एंड प्रेशर कांस्टेंट, यस बेटा, ठीक है ना। तो ये इसी केस में यही चीज होती है। ये थोड़ा सा समझ आया किसी को, कहीं प्रॉब्लम आ रही है? बच्चे सिंपल इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आइडियल गैस के लिए ले रहे हो ना, तो पूरी इक्वेशन लोगे आप, डेल्टा एस टोटल पूरी वैल्यू लोगे, ठीक है। अगर हम आइसोबैरिक या आइसोकोरिक के लिए ले रहे होते हैं तो वो जनरली सिर्फ क्यूपी के इक्वल आती है। तो उसमें हम वर्क डन वाली वैल्यू नहीं लेते, पीडीवी हम उसमें नहीं कंसीडर करते। आइसोबैरिक में जो हमारा डेल्टा एस होता है वो बच्चे सीधा सीधा क्यूपी के इक्वल आ जाता है। क्यूपी हमारे पास क्या रहेगा, एन ऑफ सीपी लॉग नेचुरल T2/T1। और ऐसे आइसोकोरिक में डेल्टा एच वैल्यू सीधा सीधा क्यूवी के इक्वल होती है, वो तो डीवी ही है। तो आइसोकोरिक में डीवी तो जीरो हो ही जाता है। तो यहाँ से आप क्या याद रखोगे कि हमें सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट वाली स्टेटमेंट लेनी है, नेक्स्ट वाली हम नहीं कंक्लूड करते। क्लियर हुआ ये बात सबको? यस, इज इट क्लियर? यस बेटा, ओके। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। बी फ्रैंक, मेरे साथ फ्रैंक होके पूछनी है प्रॉब्लम्स। अपने घर की प्रॉब्लम्स मत शेयर करने लग जाना, इतना फ्रैंक मत होना, ठीक है ना। जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बेटा वो पूछते रहो। बाकी किसी को कोई और दिक्कत परेशानी होती है तो वो बोल सकता है, ठीक है। दैट्स ग्रेट। अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी? ए बी सी डी, इसमें से हाईएस्ट एंट्रोपी किसकी होगी? फटाफट से बताओ मुझे चैट बॉक्स में, ये बहुत इजी है। अरे अरे नहीं बेटा, ग्रेफाइट क्यों होगा आदर्श? क्या गलती से लिख दिया, क्या कर रहे हो? सॉलिड है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट कैसे हो सकता है बेटा? गैस की सबसे ज्यादा होती है तो इट वुड बी मर्करी। मर्करी, सॉरी हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन बच्चे गैस है ना, तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड। तो इसकी तो लीस्ट होगी। ग्रेफाइट तो बच्चे क्या है, सॉलिड है हमारे पास। तो सॉलिड में तो एंट्रोपी सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा गैसियस स्टेट में होती है। तो गैसियस स्टेट कौन सा था, हाइड्रोजन था। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारे पास क्या रहेगा, हाइड्रोजन आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सबको? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी? तो दैट वुड बी हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम छोटी सी बात और करेंगे, एंट्रोपी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन में देखने वाले हैं बेटा हम। फेज ट्रांजिशन मतलब पहले फ्यूजन की बात करते हैं। फ्यूजन क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट इज फ्यूजन? यस, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूजन? सॉलिड टू लिक्विड, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। कि सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। ठीक है ना, सॉलिड टू लिक्विड वाला। तो जैसे ही बच्चे क्या है कि अगर कोई भी चीज जो है वो सॉलिड से लिक्विड में जा रही है तो उसकी एंट्रोपी जनरली इंक्रीज होती है ना। एंट्रोपी इंक्रीजेस व्हेन इट इज
going from solid when a solid melt into liquid. So the entropy increase as the freedom of movement of molecule increase with phase change. कि जैसे ही एंट्रोपी इंक्रीज होती है, जैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फेस चेंज. तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, डेल्टा एच बाई टी के. डेल्टा एच बाई टी एफ, यानी डेल्टा एच एक तरह से क्यू से ही रिजेंबल करती है कि हीट में कितना चेंज आ रहा है, उसको हमने एंथैल्पी चेंज से डिफाइन कर दिया. ठीक है ना. तो डेल्टा एच फ्यूजन क्या आ जाता है, डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी. टीएफ क्या हो जाएगा कि कितने टेम्परेचर पे जो है सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज पॉजिटिव ही होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है. सो दिस इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन. उसके बाद बच्चे क्या आता है, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन. अब वेपराइजेशन भी हमें पता है. वेपराइजेशन क्या होता है कि हाउ मॉलिक्यूल्स जो है, लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है ना, कि कैसे वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. तो दैट वुड बी कंसीडर्ड लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर. तो बच्चे अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसकी भी एंथैल्पी क्या करेगी, हमारी इंक्रीज करेगी. एंथैल्पी उसमें भी इंक्रीज करेगी. कैसे निकालते हैं डेल्टा एच वेपराइजेशन को भी, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टीबी, यानी कि टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हुई सबको, लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू लिक्विड वाला सिंपल सी बात थी. यस, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? नो. ग्रेट. क्या है क्वेश्चन? इन दिस डेल्टा एच इज एंथैल्पी. हाँ बेटा, मतलब चेंज इन हीट हो गया तो डेल्टा एच यहाँ पे एंथैल्पी को ही हीट ट्रांसफॉर्म की उसमें हमने शो कर दिया. ठीक है, डेल्टा एच एंथैल्पी है. नेक्स्ट अब एक दो क्वेश्चंस और करते हैं. हमें इसमें से बच्चे एक ट्रू स्टेटमेंट बतानी है. पहली क्या बोली गई है कि बोथ डेल्टा एस एंड एस आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. एस और एस नॉट फंक्शन नहीं है टेम्परेचर के, एस है डेल्टा एस नहीं है, एस डेल्टा एस नहीं है और एस है. बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा. हाँ, पोल्स रेस कर रही हूं मैं. पोल, उसमें सबने आंसर करना है इस क्वेश्चन का. सब बच्चे पोल में आंसर करेंगे. यस, गो फॉर इट बेटा. Yes, let answer in the poll. एबीसी को तीनों को दो दो वोट्स मिले हैं. किसको जिताना चाह रहे हो बेटा? आम आदमी पार्टी ऐसे थोड़ी जीत गई है, दिल्ली में बहुत सारी वोट्स मिली थी सही सही बंदे को. बी को जिताना चाह रहे हो, बी को तो नहीं जिताना चाहिए आपको. देखो बच्चे, दोनों ही एस बी और डेल्टा एस बी टेम्परेचर डिपेंडेंट है. एंट्रोपी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. डेल्टा एस क्यू बाई टी था, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है. तो बोथ आर फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर. बोथ डेल्टा एस एंड एस आर फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए ओनली. ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बेटा. ए को जिताना था. ठीक है, कौन जीता? किसने ए आंसर लगाया था? दो बच्चों ने तो सही आंसर दिया था. कौन थे वो दो बच्चे? यस, आदर्श ने. वेरी गुड, दैट्स ग्रेट. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे. ये थोड़ा सा ध्यान से करना है. इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, कई बच्चे उसी को लगाते हैं. क्या है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. पहला है एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज. सेकंड है चेंज इन एंट्रोपी along with suitable change in enthalpy decides the fate of a reaction. कि बच्चे जो एंट्रोपी है ना वो किसके along,
डेल्टा एच के अलोंग क्या कर रही है, change in entropy along with suitable change in enthalpy decides the fate of reaction। वो रिएक्शन का फेट मतलब क्या होता है, किस्मत। यहाँ पे हम किस्मत नहीं लिखेंगे, बट कंक्लूजन बताएगी उसकी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की होगी। तो ये चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं। एंथैल्पी हमेशा डिक्रीज करती है और बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी, वो चीज हमें दिखाना है। ठीक है, पोल रेज कर रही हूं मैं, फटाफट से आंसर करेंगे बच्चे पोल में ही इसका। देखते हैं कौन हमें सही बताता है। यस, गो फॉर इट। बच्चे क्वेश्चन है कि इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें करेक्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी होगी वो हमें मेंशन करना है। तो जनरली एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, चेंज इन एंट्रोपी अलोंग विद सुटेबल चेंज इन एंथैल्पी डिसाइड करती है रिएक्शन का कंक्लूजन कैसा होगा, यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की होगी, ये हमें ये चीज बताती है। या फिर एंट्रोपी हमेशा डिक्रीज करती है और बोथ द एंथैल्पी ऑफ एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। काफी बच्चों ने आंसर दे दिया और सही आंसर है, वेरी गुड बेटा, इम्प्रेस्ड विद दिस। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन सही है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा जो आंसर इसमें करेक्ट है वो बी है, कि जो चेंज इन एंट्रोपी होती है बच्चे, किसी भी रिएक्शन का जो फेट होता है ना, वो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, कि उसकी डेल्टा एस वैल्यू क्या है और डेल्टा एच वैल्यू क्या है। वो दोनों चीजें बताती है, डेल्टा एस क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव, और डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव देख के वो हमें स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर को डिस्कस करती है। ठीक है, सो दैट वुड बी द ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। द प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंजेस, ऐसी कौन सी प्रोसेस है इसमें जिसका एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा? नेगेटिव किसमें होगी एंट्रोपी? कोई मुझे बता सकता है? चैट में ही लिख दो। भाग गए काफी बच्चे, अरे अरे बड़ी गलत बात है। फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ही नहीं, अगर ऐसे काम करने हैं ना तुम लोगों ने, फिर बहुत गलत है। एक तो कम कम बच्चे आते हैं, फिर आते हुए भी भाग जाते हैं। कॉन्फिडेंस ही लो कर देते हो तुम तो टीचर का भी, है ना। टीचर को लगता है कि पता नहीं यार, मैं ही नहीं अच्छा पढ़ा पा रही कि बच्चे भाग गए हैं, ऐसा है क्या? यस, इज इट सो? नो मैम। तो फिर ये बच्चे भाग क्यों जाते हैं? ट्यूशंस वगैरह होती हैं क्या? एक दो बच्चे तो मेरे को कह के जाते हैं कि मैम हमारी ट्यूशन है। हाँ बेटा, सी ऑप्शन होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, यानी N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। ठीक है, तो उस केस में जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, डिक्रीज हो, जहां पे हमारे नंबर ऑफ मोल्स क्या करते हैं बेटा, डिक्रीज करते हैं, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाते वक्त नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं लेस देन द रिएक्टेंट, तो वहां पे एंट्रोपी भी हमारी क्या हो जाती है, डेल्टा एस वैल्यू भी हमारी नेगेटिव हो जाती है, यानी डिक्रीज करती है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है शायद, हाँ एक और क्वेश्चन है। इसमें एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन हमने लेना है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एन आपको 2 मोल दे रखा है, V1 10 है, V2 100 है, T 27 यानी कि 298 केल्विन है। आपको निकालना है डेल्टा एस। अभी अभी हमने पढ़ा था इसका फॉर्मूला, कोई बता सकता है मुझे क्या फॉर्मूला था इसका? फटाफट से, अभी अभी पढ़ के आए हैं, जस्ट 1 to 2 मिनट बैक हम गए थे, है ना। तो क्या फॉर्मूला था? किसी बच्चे को तो याद होगा बेटा, क्या फॉर्मूला था? अब मैं बताऊंगी ना, कहेंगे हाँ हाँ मैम हमें याद था, हमें याद था। ऐसा करने वाले हो तुम लोग, अगर मैंने बता दिया तो यू ऑल विल बी लाइक दैट कि मैम हमें याद था। नहीं नहीं नहीं, Q/T नहीं बेटा, क्यू तो दे ही नहीं रखा, तो हम Q/T वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे? अच्छा, हिंट भी दिया, लॉग वाला, लॉग वाला। अभी एल एन वाला एक फॉर्मूला पढ़ रहे थे ना हम, वही वाला हम लगाने वाले हैं। तो देखो कौन सा था फॉर्मूला लगेगा बच्चे, ये वाला। माइन हमने पढ़ा था ना, N
एन आर लॉग नेचुरल V2 बाय V1, तो हमें पता है लॉग नेचुरल को हम 2.303 एन आर लॉग ऑफ V2 बाय V1 लिख सकते हैं। अब बच्चे n क्या था, हमें दे रखा है 2, r क्या होता है गैस कांस्टेंट 8.314, लॉग की वैल्यू 100/10, तो लॉग 10 आ जाएगा, लॉग 10 1 होता है, एक ही वैल्यू हमें याद रखनी है कि लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट। लॉग 10 बच्चे 1 होता है, लॉग में जो भी कंफ्यूजन है उसके लिए एक रिकॉर्डेड लेक्चर आप सबको मिलेगा, ठीक है। मे बी होपफुली आपको ये वीक में मिल जाएगा, हमें पता है काफी हम बोल रहे हैं काफी टाइम से कि आपको मिलेगा बट मिल नहीं पा रहा है, बट दैट वुड बी डेफिनेटली गिव टू यू, ठीक है। बाकी इसमें तो लॉग 10 ही था बच्चे, लॉग 10 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। डेल्टा एस वैल्यू क्या लगेगी, क्या फॉर्मूला, 2.303 एन आर लॉग ऑफ V2 बाय V1 वाला, ठीक है। क्लियर हुआ ये सबको? यस, इज इट क्लियर? यस और नो? यस, दैट्स रियली ग्रेट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। यस, एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और सारे बच्चे आया करो क्लास में।